Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in lecture number 13 of biology for the preparation of PMC National MDCAT 2021. Dear students, हमने अपने पिछले लेक्चर में एंजाइम का यूनिट स्टार्ट किया था और इस हवाले से कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था हमने, लेकिन जैसा कि ये यूनिट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कोई तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। आज हम लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स को फर्दर आगे एक्सटेंड करते हुए मज़ीद कुछ टॉपिक्स को शामिल करेंगे। आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे इनमें हमने बात करनी है आज रिलेशनशिप ऑफ एंजाइम विद एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ये भी एक पॉइंट है जो हम लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो उनमें से एक करैक्टरिस्टिक एंजाइम की ये भी होती है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को लोअर करते हैं। तो ये किस तरह से लोअर करते हैं, एंजाइम्स का रिलेशन क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम की जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये भी आज हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में बताया जाएगा और ये मैकेनिज्म 2 डिफरेंट मॉडल्स के तहत एक्सप्लेन किया जा सकता है। उनमें से एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड रेट मॉडल। तो हम इन दोनों मॉडल्स के मुताबिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के सिलसिले में कुछ करैक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिया है। अच्छा, इसी तरह से अब हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में एक और करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं, नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। देखिए, एंजाइम के मुतालिक आमतौर पर यह तस्वर रखा जाता है कि एंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दरअसल ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या और इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है। आप बच्चों याद रखिए कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी which is required to start the reaction, which is required to start the reaction। अब ये start the reaction से क्या मुराद है? start the reaction से मुराद ये होती है कि एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हर चीज़ स्टैटिक होती है, हर चीज़ रुकी हुई होती है। तो उस वक्त जब हर चीज़ स्टैटिक पोजीशन में होगी, रुकी हुई होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो, रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल के तौर पर A एंड B। सपोज़ इन 2 मॉलिक्यूल्स ने आपस में अगर रिएक्ट करना है ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो इनमें रिएक्शन होगा। अगर ये स्टैटिक पोजीशन में हो, दोनों एक दूसरे से दूर दूर इस तरह मौजूद हैं, तो इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो स्टैटिक पोजीशन वाली स्टेट होती है ना, तो ये वो स्टेट होती है जब रिएक्शन रुका हुआ होता है। अब इस स्टेट को चेंज करने का तरीका क्या है, यानी स्टैटिक पोजीशन से इनको एक्टिव स्टेट में लाने का तरीका क्या होगा, यानी इनको एक दूसरे के साथ कोलाइड कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो इनके दरमियान इस तरह से मूवमेंट बढ़ना शुरू होती है। जैसे ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जैसे जैसे ये एनर्जी आप ज़्यादा देते जाएंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उससे चूंकि रेट ऑफ रैंडम कोलिजन बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल तेज़ी से कोलाइड करेंगे और जितना वो तेज़ी से कोलाइड करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इस वजह से आमतौर पर एक्टिवेशन एनर्जी को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट किया जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। नॉट ओनली इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट द रिएक्शन, बट एज द एक्टिवेशन एनर्जी इज इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज।
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितनी आप एनर्जी ज़्यादा देते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स की तरह एंजाइम्स भी चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी आप देख रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अगर एक ही काम को सरअंजाम देने के लिए दो डिफरेंट एजेंट्स मौजूद हों तो फिर एक की मौजूदगी में दूसरे की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी रिएक्शन के अंदर एंजाइम नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी से ही आपको उसे स्पीड अप करना पड़ेगा, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा वहाँ पर देनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर देखिए उसी रिएक्शन में एंजाइम भी ऐड हो जाए, तो चूंकि एंजाइम ने भी यही काम करना था, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना था, तो एंजाइम्स की मौजूदगी में फिर क्या उतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी जितनी कि पहले चाहिए थी? नो, फिर पहले के मुकाबले में कम चाहिए। आप इस बात को यहाँ पर इस तरह से ऑब्जर्व कीजिए, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि इस वक्त आपको ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई है। आपको इस वक्त ये इस एक्सिस के ऊपर फ्री एनर्जी दिखाई है और यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन शो की जा रही है। तो इस वक्त ये रिएक्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इस जगह पर मौजूद हैं और इस वक्त ये जो एनर्जी ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है। अच्छा, अगर हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप ये देखिए कि इस वक्त ये जो आपको ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये आपको दिखाया गया है कि अगर आप एंजाइम प्लेस नहीं करते इस सिस्टम के अंदर और सबस्ट्रेट्स को बगैर एंजाइम्स के रिएक्ट करने का मौका देते हैं, तो ऐसी सूरत में कंपैरेटिवली मोर एनर्जी इज नीडेड। और देखो ये इतनी एनर्जी जब इसको प्रोवाइड की जाएगी, इन सबस्ट्रेट्स का जो एनर्जी लेवल था वो इतना हद तक जब बढ़ जाएगा तो तब जाकर वो फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की जो एनर्जी इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये इनकी ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है? इनकी ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट से जब ये इस स्टेट में पहुंचते हैं, इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट में ये पहुंचे हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में इनको इतनी अप्रोप्रिएट एनर्जी मिल चुकी है कि अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के काबिल हो गए। याद रखो कि इस जगह पर अभी प्रोडक्ट नहीं बनी, प्रोडक्ट अभी आगे चलकर रिएक्शन थोड़ा सा और प्रोग्रेस होगा तो फिर जाकर प्रोडक्ट बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इस जगह पर आकर अचीव हो रही है। तो इस वजह से ये इतनी एनर्जी जब मिलेगी तो ऐसी सूरत में ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेंगे। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम के अंदर एंजाइम प्लेस कर देते हैं, तो अब आप देखिए कि पहले एंजाइम्स के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए थी, तो अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी आपको कंपैरेटिवली कम चाहिए। तो ये जो आपको रेड कलर का ग्राफ बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब रेट ऑफ रिएक्शन उसी तरह परफॉर्म हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। आपने यहाँ पर देखा कि जो प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दिखाई है, तो इस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन अपने टाइम पर जाकर कंप्लीट हुआ है, लेकिन अगर आपने बगैर एंजाइम्स के ये रिएक्शन इस टाइम में कंप्लीट करना था तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी थी, और अगर एंजाइम्स की मौजूदगी में आपको इतने ही टाइम में ये रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करना था तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ी है। तो एंजाइम्स की मौजूदगी में चूँकि एनर्जी कम रिक्वायर्ड हुई है, इस वजह से कहा जाता है कि एंजाइम लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अक्सर सवाल ये पूछ लिया जाता है कि क्या एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी का सब्सटीट्यूट हो सकते हैं? ठीक है, आर एंजाइम्स सब्सटीट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंजाइम्स दरअसल सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते। एंजाइम्स कैन नॉट बी द सब्सटीट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते। वो कैसे? वो इस वजह से कि देखिए अभी हमने बात की, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी दरअसल ये वो एनर्जी है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ना सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बल्कि रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए भी ये चाहिए। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी देते रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करना भी इसी का काम है। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप तो कर सकता है,
लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो एक्टिवेशन एनर्जी के डुअल रोल है, ना सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है बल्कि उसको स्पीड अप भी करती है, लेकिन एंजाइम इसके मुकाबले में सिर्फ एक ही काम कर रहा है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। वो क्यों? स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता? स्टार्ट इस वजह से नहीं कर सकता कि एंजाइम का तरीक़ाकार और इस एक्टिवेशन एनर्जी का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखो अभी हमने जो एक्टिवेशन एनर्जी की बात की ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी मैंने अभी आपको कहा कि वो दरअसल जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके दरमियान रेट ऑफ रैंडम कोलिजन को बढ़ाती है। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट करने जा रहे हैं ये ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और जितना तेज़ी से ये कोलाइड करेंगे उतना ये जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे। तो ये वजह है कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है बाय इंक्रीजिंग द रैंडम कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये अलग बात है कि एक खास हद तक ये रैंडम कोलिजन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकेगी, और उस लिमिट से जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा तो ऐसी सूरत में फिर ये आपस में कोलाइड करते हुए स्लिप करना शुरू कर देंगे और रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और मजीद अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये इतना तेज़ी से कोलाइड करेंगे कि एक दूसरे से यूँ कोलाइड करने पर, एक दूसरे से टकराने पर ये पाश हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी ये डी नेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये रेट ऑफ रिएक्शन को ना सिर्फ स्टार्ट करती है बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करती है, और एक ख़ास लिमिट के बाद ये एंजाइम को डी नेचर भी कर देती है, लेकिन या वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये ख़राब कर सकती है। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस तरह से रैंडम कोलिजन को नहीं बढ़ाते, बल्कि एंजाइम क्या करते हैं, देखो एंजाइम का तरीक़ाकार आपको समझाते हैं। अभी हम आगे डिटेल में मोड ऑफ एक्शन के अंदर भी इस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि एंजाइम क्या करते हैं। असल में देखो एंजाइम्स ने, जैसे मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, तो इसने ए ने बी के साथ रिएक्ट करना है, लेकिन पहले क्या होगा कि ए के साथ ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, ए और ई फॉर एंजाइम, और ए जो है वो सबस्ट्रेट है कोई, तो ई ए के साथ कंबाइन होकर पहले बना लेगा ये ई ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ई ए कॉम्प्लेक्स पहले स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जो ए का एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी ए इस पोजीशन में आ जाएगा कि अब ये बी के साथ रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज ये बी के साथ खुद ब खुद रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, या तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी बी के साथ रिएक्ट करने के लिए, या फिर इसको ये ख़ास किस्म की ओरिएंटेशन चाहिए। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम के पास जो कि एक्टिव साइड थी ना, तो इसने पहले ए को अपनी एक्टिव साइड के ऊपर अट्रैक्ट किया, उसको अटैच कर लिया, और अटैच करने के बाद उसको यूँ ऐसे करके ख़ास पोजीशन में रख लिया है कि अब बी इजीली उसके साथ रिएक्ट कर जाए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब आप देखो ये बी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस तरह से एक और कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा, एंजाइम ए बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि देखो एंजाइम के पास है एक एक्टिव साइट, एंजाइम ने पहले एक सबस्ट्रेट को यूँ पकड़ा, इधर अटैच किया, और अटैच करके उसको एक ख़ास पोजीशन में रख लिया है, ताकि जैसे ही बी उसके ऊपर अटैच हो तो फ़ौरन वो आपस में रिएक्ट कर जाए। और जबकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है, वो ऐसे नहीं करती, वो इन दोनों को यूँ ज़ोर से टकराती है आपस में। जब ये दोनों आपस में ज़ोर से टकराते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। तो एंजाइम क्या करता है कि इनको आपस में टकराता नहीं है, इनको ये इस तरह से कोलाइड नहीं करवाता, बल्कि ये क्या करता है, ये इनको एक प्रिसाइज ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, यानी ये ख़ास पोजीशन प्रोवाइड करता है कि वो एक्टिव साइट पर आकर अटैच करें, और अटैच करके वो इस पोजीशन में आ जाएं कि वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकें। और उसके बाद अब आप देखो कि ये आखिर में एंजाइम अलहदा हो जाएगा, और ए और बी आपस में कंबाइन होकर जो भी प्रोडक्ट बननी थी, सपोज करो कि वो प्रोडक्ट सी कहलाती है, तो वो सी बन जाएगी। तो इस तरह से एंजाइम्स वर्क करते हैं। ठीक है भाई, तो एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी का मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंजाइम एक प्रिसाइज ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, सो दैट दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर इजीली, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये दोनों काम करें तो एंजाइम्स की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एंजाइम्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्यों? वो इस वजह से कि एक्चुअली एंजाइम
रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, आपने एक टर्म पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट जीरो ये वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस पर हर एक चीज स्टैटिक हो जाती है, हर चीज रुक जाती है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो हो, जब हर चीज रुकी हुई है, बेशक वहां पर एंजाइम भी मौजूद हो और ये इस तरह से कोई सबस्ट्रेट भी वहां पर मौजूद है, और एंजाइम और सबस्ट्रेट एब्सोल्यूट जीरो पर यूं खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स को भी काम करने के लिए थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जैसी वो एनर्जी मिलेगी और ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो तब एंजाइम इसको अपने एक्टिव साइट पर अटैच करवाएगा और फिर दूसरे सबस्ट्रेट को भी अटैच करवाएगा और इनको कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम ज़रूर करते हैं। दे लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट दे कैन नॉट बी द सब्सटीट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कीप इन योर माइंड। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहां पर इस ग्राफ के हवाले से भी कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्राफ आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। यहां पर ये जो लेबलिंग दी हुई है इसको खास तौर पर जहन में रखिए। इन लेबलिंग की जगह पर ए बी सी इस तरह से ऑप्शंस पुट करके आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये ए किसको इंडिकेट कर रहा है या बी किसको इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल इंडिकेट किया हुआ है, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट आप इसको कह सकते हैं। ये ट्रांजिशनल स्टेट है। ट्रांजिशनल स्टेट वो होती है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम को, या यूं से मैंने कि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सिस्टम को प्रोवाइड की गई होती है फॉर कैटालिसिस या फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो वो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी असल में ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। और इसके अलावा आप देखिए कि ये विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे थे, और ये विद एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो नज़र आ रही है आपको वो है चेंज इन फ्री एनर्जी। मिसाल के तौर पर इस वक्त रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि सम एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड, सम एनर्जी हैज़ बीन रिलीज। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं ना जिनका ये इस तरह का ग्राफ बनता है, उन रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक। या फिर इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इनको एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस ये कौन से रिएक्शंस हैं? जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होते हैं। और दरअसल ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जितने भी ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक हैं या एक्सर्गोनिक हैं, तो उनमें ये ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन इसके बरक्स सम टाइम ऐसा भी होता है कि सबस्ट्रेट के मुकाबले में जो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है वो हायर होगा, तो ये ग्राफ फिर ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि ये यहाँ से यूँ जाकर तो ये इस जगह पर कहीं रुकेगा। यानी सबस्ट्रेट से हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसी सूरत में आप देख रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर हुई है। तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। या फिर ऐसे रिएक्शंस को आप एंडरगोनिक रिएक्शंस कहेंगे, एंडरगोनिक रिएक्शंस। या फिर ऐसे रिएक्शंस को दरअसल एनाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये दरअसल एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये आपने ग्राफ के हवाले से भी बातों को याद रखना है। इसके हवाले से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि डायरेक्टली आपके कंटेंट्स के अंदर वो जो 2021 का सिलेबस कंटेंट दिया पीएमसी वालों ने, उसके अंदर डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक गिवन नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, आपने ये चीज़ें स्किप नहीं करनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स से ये चीज़ भी रिलेट करती है, इस वजह से इस पॉइंट को भी आपने माइंड में रखना है। तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इस हवाले से देखिए ये क्वेश्चन हम लेते हैं कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ एन एंजाइम मॉलिक्यूल चेंजेस इन इट्स शेप। तो ये एंजाइम मॉलिक्यूल, इसकी एक्टिव साइड आप देख रहे हैं। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस चेंज? तो एक्टिव साइड की शेप चेंज हो गई है ना थोड़ी सी, और ओवरऑल एंजाइम की शेप भी चेंज हो रही है। तो शेप के अंदर जो चेंज आता है ये कैसे आता है? इट हैज़ बीन कूल्ड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखो बच्चों के लो टेम्परेचर की वजह से ऐसा चेंज कोई नहीं आ सकता। इट हैज़ बीन हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। येस, इट कैन बी, क्योंकि जब आप किसी एंजाइम को हीट अप करेंगे तो उसकी वजह से उसकी ये जो कन्फिग्रेशन होती है ये चेंज हो जाती है।
तो ये आंसर यहाँ पे बन सकता है। इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन भी एंजाइम की शेप के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करते, या इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, तो इसका भी एंजाइम की शेप के चेंज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। असल में हाई टेम्परेचर कैन अल्टर द शेप ऑफ द एंजाइम, देयरफॉर द राइट आंसर शुड बी बी। ठीक है जी। इसी तरह से एक और आप चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन आप देखिए कि व्हाट इज द एंजाइम that controls the reaction in which both the enzyme and the substrate can denature at high temperature। अब देखो इसमें वो कौन सा एंजाइम होगा जो हाई टेम्परेचर की जैसे डीनेचर होता है, ना सिर्फ वो खुद डीनेचर होता है बल्कि उसका सबस्ट्रेट भी। तो देखो अमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या है भला? स्टार्च। अमाइलेज का सबस्ट्रेट स्टार्च है, तो स्टार्च तो डीनेचर नहीं होती है हाई टेम्परेचर पर। इंसुलिन तो एंजाइम है ही कोई नहीं, इस वजह से ये तो हो नहीं सकता। अमाइलेज भी नहीं होगा क्योंकि स्टार्च इज नॉट अ डीनेचरेशन प्रोडक्ट, इस वजह से आप इसको भी स्किप कर देंगे। लाइपेज, इसकी प्रोडक्ट क्या होती है? ये अगरचे एंजाइम है, इसकी प्रोडक्ट है लिपिड, तो लिपिड्स भी डीनेचर नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। लेकिन प्रोटीन्स are the substrates of proteases, proteins are the substrates of proteases। तो प्रोटीएज वो एंजाइम होगा जिसका सबस्ट्रेट प्रोटीन है, और ये दोनों ही एक्चुअली प्रोटीन है, एंड दे कैन बी डीनेचर्ड, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर द राइट आंसर शुड बी डी। फिर इसी तरह से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात की काफ़ी डिटेल के साथ, अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अगर चाहिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हम पढ़ेंगे, इसके अंदर भी कई एक पॉइंट हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में शुमार कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अच्छा, एंजाइम बेसिकली जैसे प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादातर इन जनरल अगर हम बात करें तो दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो हम उन्हीं प्रोटीन एंजाइम्स की यहाँ पर बात करें तो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं, दे बिलोंग टू द ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्लास ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, ये कौन से टाइप की प्रोटीन्स हैं? ये दरअसल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, दे आर एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कैसी प्रोटीन्स होती हैं, ये किस किस्म का स्ट्रक्चर शो करती हैं? तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर आइदर फाउंड इन टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी, आपने ये 4 किस्म के स्ट्रक्चर पढ़े थे ना प्रोटीन्स के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ये या तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं या फिर ये क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। क्वार्टनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर कॉमन इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एंड सिंस एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इस वजह से या तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन से एंजाइम्स होंगे और क्वार्टनरी में कौन से होंगे? तो याद रखिए कि द एंजाइम्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड वो होंगे टर्शरी स्ट्रक्चर्स में पाए जाने वाले एंजाइम्स। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड। और इसके मुकाबले में जो एंजाइम्स मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल हैं, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, तो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल एंजाइम्स दरअसल क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज कंसर्न, तो एंजाइम्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड और मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। जैसे आप देखिए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये बड़े कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टनरी टाइप का स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल एंजाइम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, तो उनका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, तो एंजाइम्स का बेसिक यूनिट क्या होगा भला? तो बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम मस्ट बी द अमाइनो एसिड, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? अमाइनो एसिड्स की। तो याद रखो कि जो बेसिक यूनिट है एंजाइम का, या एंजाइम किस चीज़ का बना हुआ है, तो आपने अमाइनो एसिड को याद रखना है। कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं? जैसे आपको बताया कि वो अमाइनो एसिड्स चंद एक भी हो सकते हैं जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल हों, या वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स भी किसी एंजाइम में मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि चाहे किसी एंजाइम का स्ट्रक्चर कितने ही अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल हो, तो इन तमाम अमाइनो एसिड में से चंद एक अमाइनो एसिड इस ग्लोब्यूलर एंजाइम के अंदर, इस ग्लोब्यूलर शेप एंजाइम के अंदर एक 3 डायमेंशनल कैविटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये तकरीबन
कितने होंगे? ये तकरीबन कोई 3 to 12 अमाइनो एसिड होते हैं बाय विच दिस 3-dimensional कैविटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एंजाइम. दिस 3-dimensional कैविटी इज कॉल्ड एक्टिव साइट. इसको एक्टिव साइट कहा जाता है. ये एक इस तरह से 3-dimensional कैविटी है विद इन द एंजाइम. किसी एंजाइम में हो सकता है ये प्रोजेक्टिंग लंप हो, यानी बाहर की तरफ इस तरह से उभरी हुई कोई जगह हो, जिसे एक्टिव साइट कहा जा सकता है. बहरहाल उस केस में भी लाजमी तौर पर ये कोई इस तरह से कैविटी नुमा स्ट्रक्चर ज़रूर होगा, लेकिन ये हर एंजाइम में ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्टिंग लंप हो. ज़्यादातर एंजाइम में ये इस तरह से एक डिप्रेशन होती है एंजाइम के इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस चीज़ को एक्टिव साइट कहा जाता है. और इस एक्टिव साइट की कंपोजिशन में कितने अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं? तो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ द होल एंजाइम, only 3 to 12 amino acid participate in the formation of this 3-dimensional cavity known as active site. जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एंजाइम है कैटालेज एंजाइम, तो उसकी एग्जाम्पल के थ्रू ये बात जस्टिफाई की गई है कि उस कैटालेज एंजाइम के अंदर उसकी जो एक्टिव साइट है वो 3 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है. तो उन 3 अमाइनो एसिड्स कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पर हो सकता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर वो अमाइनो एसिड डिस्ट्रीब्यूटेड हो. मिसाल के तौर पर आपको ये एक अमाइनो एसिड यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा इस जगह पर, तीसरा इस जगह पर मिल रहा है, और जब ये पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होगी और उसके बाद जब ये ग्लोबुलर शेप में आएगी, तो ग्लोबुलर शेप में आने पर ये तीनों अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाएंगे और ये इस 3-dimensional कैविटी को इस तरह कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह कैटालेज की एक्टिव साइट 3 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है. किसी और एंजाइम की एक्टिव साइट 4 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगी, कहीं पर 5 हो सकते हैं. तो इस तरह से ये 3 to 12 अमाइनो एसिड्स ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और ये अमाइनो एसिड सारे ज़रूरी नहीं है एक जगह पर इकट्ठे हों, ये मुख्तलिफ जगहों पर हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड में, बट एट द टाइम ऑफ फोल्डिंग वो सारे अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट को बनाते हैं वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये इस तरह 3-dimensional कैविटी ये बनाएंगे. अच्छा, ये जो आपने एक्टिव साइट अभी ऑब्जर्व की, दरअसल ये एक्टिव साइट ही एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करती है. अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन भी लिया था कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी वो दरअसल एक्टिव साइट पर डिपेंड करती है. और एक्टिव साइट की जो शेप है ना, वो दरअसल कंपैटिबल होती है विद द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो एक्टिव साइट की शेप इस मॉडल के अंदर दिखाई है, तो इसमें ये 3 मुख्तलिफ आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दिखाएं कि इनमें से कौन सा कंपैटिबल है विद द एक्टिव साइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप गौर कीजिए तो आपको ये प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ कंपैटिबल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये डायग्राम दिखा कर पूछा जाए कि बताओ ये एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ तो लिखा हुआ है प्रोटीएज, लेकिन आपने यूँ इस तरह से कंपेयर करके फॉरन आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिस मस्ट बी द प्रोटीएज एंजाइम. तो ये एक्टिव साइट है जो कि दरअसल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को डिटरमिन करती है. ठीक है जी. एक्टिव साइट के अंदर अभी आपको 2 फंक्शनल रीजन्स पॉइंट आउट किए जाएंगे. एक्टिव साइट बेसिकली 2 फंक्शनल रीजन्स पर मुश्तमिल है. एक रीजन को कहा जाता है बाइंडिंग साइट, और दूसरा फंक्शनल रीजन है कैटालिटिक साइट. अब ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट का रोल क्या है? असल में देखो, ये जो अभी हमने कहा ना कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड, तो ये जो 3 to 12 अमाइनो एसिड हैं, इनमें से चंद एक अमाइनो एसिड वो बाइंडिंग साइट का रोल प्ले करेंगे. यानी बाइंडिंग साइट से मुराद है कि ये वो अमाइनो एसिड होंगे जो सबस्ट्रेट के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग करेंगे और सबस्ट्रेट को वहाँ पर अटैच करवाएंगे. तो ये दरअसल सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि हम ये कहते हैं ना कि किसी एक्टिव साइट पर कोई ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट ही अटैच करेगा, तो वो ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट दरअसल इसी बाइंडिंग साइट की वजह से मुमकिन होता है. और बाइंडिंग साइट भी दरअसल इन टोटल अमाइनो एसिड में से चंद एक अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होगी. जैसे टोटल 3 to 12 अमाइनो एसिड एक्टिव साइट में मौजूद हैं, तो उनमें से चंद एक बाइंडिंग साइट का रोल प्ले कर रहे हैं. जिन अमाइनो एसिड ने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्डिंग करनी होगी वो बाइंडिंग साइट कहलाएंगे. उसके बाद जब ये सबस्ट्रेट आकर अटैच कर जाता है, तो फिर बकाया जो एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड हैं जिनको कैटालिटिक साइट कंसिडर किया जाएगा, तो ये बकाया अमाइनो एसिड क्या करेंगे, ये उस सबस्ट्रेट के अंदर चेंज क्रिएट करेंगे
और वो चेंज कैसा होगा, वो हो सकता है कि कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो या कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो। तो इस तरह से किसी किस्म का जो चेंज उस सबस्ट्रेट में क्रिएट करना है सो दैट सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो रिमेनिंग अमाइनो एसिड परफॉर्म करेंगे और वो रिमेनिंग अमाइनो एसिड ऑफ द एक्टिव साइड आर कंसिडर्ड एज कैटालिटिक साइट। ठीक है, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की वो एक्टिव साइट पर डिपेंड कर रही होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स एक्टिव साइट, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट तीनों गिवन हैं तो आपने याद रखना है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैटालिटिक साइट। अब आपने मोर स्पेसिफिक आंसर की तरफ जाना है जो कि गिवन है। अगर ये कैटालिटिक साइट वाला ऑप्शन ना गिवन हो तो फिर आप एक्टिव साइट पे जा सकते हैं। मैं इसके ऊपर अभी आपसे ये क्वेश्चन शेयर करता हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप ये देखिए इस क्वेश्चन में द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एंजाइम्स एंड 4 मॉलिक्यूल्स A B C D, ठीक है, विच मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम। देखो एंजाइम की आपको ये एक्टिव साइट नजर आ रही है और इसके साथ देखिए कौन सा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो कंपैटिबल हो सकता है। तो आप अगर इन चारों में से कंपेयर करें विच वन इज मोर कंपैटिबल, तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, शाबाश, कि इनमें से क्या सही आंसर होगा। यस, गुड। तो इसमें राइट आंसर मस्ट बी ए, क्योंकि देखो ये जो ए मॉलिक्यूल है ये इस एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल कंपैटिबल दिखाई दे रहा है। अदरवाइज अगर आप बी या सी या फिर डी मॉलिक्यूल को इसके साथ कंपेयर करें तो वो इसके साथ यहाँ पर कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर रहा। तो कंपैटिबिलिटी ये एक्टिव साइट की वजह से होती है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आप मज़ीद देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में आपको यहाँ पर मज़ीद ये बताया कि एक्टिव साइट के अंदर 2 बाइंडिंग साइट्स, एक्टिव साइट के अंदर 2 फंक्शनल रीजन्स हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। तो इनका देखो यहाँ पर क्या रोल होगा, इसके हवाले से हम क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन देखिए कि बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम क्या है। मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल हैं और पॉलीपेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, देयरफॉर द बेसिक यूनिट ऑफ एंजाइम मस्ट बी द अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर अमाइनो एसिड होगा। अच्छा, फिर इसी तरह देखो एक और क्वेश्चन जो जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स बाइंडिंग साइड या कैटालिटिक साइड या एक्टिवेटर या एक्टिव साइड। तो बुक के अंदर एक जुमला इसी तरह का लिखा हुआ, उसमें ये जुमला यहाँ पर आगे कंप्लीट होता है एक्टिव साइड के नाम के साथ। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे इसको एक्टिव साइड पिक करते हैं। लेकिन याद रखो बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि कैटालिटिक साइट ऑप्शन भी गिवन है तो इस वजह से आपने इसको प्रेफर करना है। अगर ये ना हो तो फिर आप एक्टिव साइट वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। लिहाजा कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स कैटालिटिक साइट। ठीक होगी बात जी बच्चों। तो इस तरह से एक और देखिए क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती। देखो ये लॉक एंड की मॉडल को जो एंजाइम फॉलो करते हैं ना, अभी हम मॉडल पढ़ेंगे, उन एंजाइम के मुतालिक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन सारे एंजाइम उस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो इस वजह से चेंज आते हैं, इस वजह से हम इस ऑप्शन को पिक नहीं करेंगे। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम फॉर्म्स नो केमिकल बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। मैंने भी आपको इंडिकेट किया था कि जो बाइंडिंग साइट रीजन होता है वो केमिकल बॉन्डिंग करता है उसके साथ, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम डिटरमिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यानी किसी भी एंजाइम की जो स्पेसिटी है वो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर से डिटरमिन होती है। यस, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और इट लुक्स लाइक अ लंप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन एंजाइम। ये देखो ये बात किसी एंजाइम के लिए तो दुरुस्त हो सकती है बट नॉट फॉर ऑल एंजाइम, देयरफॉर इसको हम यहाँ पे पिक नहीं कर सकते। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि सी, डिटरमिन्स बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जी, अब हम आखिर में बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में इस बात के ऊपर कुछ हद तक डिस्कस किया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे है। देखो एंजाइम का काम करने का तरीका यह है कि एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और उसको अपने एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करवा लेता है। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि एक्टिव साइट में 2 फंक्शनल रीजन्स हैं, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरा कैटालिटिक साइट। तो जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं तो इस वक्त
बताइए कि कौन सा रीजन ऑपरेट होगा, यानी विच रीजन ऑफ एक्टिव साइट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है तो उस वक्त एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में एक्टिव साइट का कौन सा रीजन यूटिलाइज होता है? तो आंसर इज बाइंडिंग साइट। यहां पर दरअसल बाइंडिंग साइट ने अपना रोल प्ले किया है और इस बाइंडिंग साइट की एक्टिविटी से, बाइंडिंग साइट के एक्शन की वजह से दरअसल एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो पाए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ये वही ट्रांजिशनल स्टेट है, अभी प्रोडक्ट कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुई होती, एक ट्रांजिशनल स्टेट आती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज चेंज इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे ही ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना तो यहां पर एक्टिव साइट का जो दूसरा रीजन है वो यूटिलाइज हो गया है, यानी इस जगह पर दरअसल कैटालिटिक साइट ने अपना काम दिखा दिया है। तो इस कैटालिटिक साइट के एक्शन की वजह से दरअसल ये ES complex enzyme substrate complex is changed into enzyme product complex। अब चूंकि प्रोडक्ट जो होती है वो एक्टिव साइट के साथ कंपैटिबल नहीं होती, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाता। तो जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगी तो फौरन ही ये कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही डिसोशिएट होगा तो एंजाइम अलहदा हो जाएगा और प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो आपने ये नोट किया कि किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट थी, उसके ऊपर ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को अटैच करवाता है, बाइंडिंग साइट के ऊपर ये अटैचमेंट होती है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके बाद फिर उस सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम कुछ ऐसा पढ़ के फूंकता है कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर डिसोशिएट करता है तो एंजाइम अलहदा और प्रोडक्ट अलहदा। और अब क्या होगा? अब ये एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल हो जाता है, यानी ये फिर दोबारा से रिएक्शन को कैटलाइज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है। अच्छा, अब ये सारा जो आपको यहां पर मैकेनिज्म शो किया है ना, तो ये सारा मैकेनिज्म असल में दो डिफरेंट मॉडल्स के तहत हम एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर टू डिफरेंट मॉडल्स दैट कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजाइम एक्शन। उनमें से एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये सारी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक कैसे परफॉर्म होती है, इस बात को हम डिटेल के साथ देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए कि X and Y are the reactants in a chemical reactions for which E is the enzyme। X और Y दोनों substrates हैं यानी reactants और E एक एंजाइम है। The product Z, product है Z। The first three stages in the reactions are shown। अब पहली तीन स्टेजेस क्या हैं? देखो पहली तीन स्टेज जैसे अभी मैंने आपको शो किया था कि एंजाइम क्या करता है, पहले एक सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट पर अटैच करवाता है। देखो जो एक्स सबस्ट्रेट है एंजाइम ने उसको अपने एक्टिव साइट पर अटैच करवाया, तो पहले स्टेप में एंजाइम ई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब दूसरे स्टेप में एंजाइम ई कॉम्प्लेक्स वाई को अपनी एक्टिव साइट पर इन्वाइट करेगा, तो इस तरह से एंजाइम एक्स वाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये जो एंजाइम एक्स वाई कॉम्प्लेक्स है, दिस इज एक्चुअली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको अभी हमने नाम दिया था ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो ये चीज बन गई है। तो अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये अब आप देखिए आगे अगले स्टेप में किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंजाइम जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंजाइम जी क्या चीज है? दिस इज एक्चुअली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये दरअसल एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप भी परफॉर्म हो गया। तो देखो तीन स्टेप्स तो ये हो गए। अब चौथा स्टेप क्या होगा? इसने पूछा है कि आपने फर्स्ट थ्री स्टेजेस तो यहाँ पे देख ली, अब लास्ट स्टेज बताइए क्या होगा। तो लास्ट स्टेज ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है इसको टूट जाना चाहिए, यानी ZE को ब्रोकन डाउन होकर ये इस तरह से Z को अलग हो जाना चाहिए और E को अलग हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ बननी चाहिए। अब ये कहाँ पर है? देखिए ये यहाँ पर आखिरी ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन होगा जिसमें ZE स्प्लिट हो रहा है, Z अलग हो गया इसमें और E अलग हो गया, तो ये राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपने ये नोट किया कि एंजाइम चार स्टेप्स में, चार स्टेजेस में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम की एक्टिविटी में ये 4 स्टेजेस हों। ये तो यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट्स थे ना, इस वजह से बाज़-औक़ात सबस्ट्रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, तो 3 स्टेजेस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन कम से कम 3 स्टेजेस ज़रूर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी। जी बेटा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देखिए। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स स्टेजेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज बाय द एंजाइम अमाइलेज। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्टार्च ये अमाइलेज के ज़रिए, अमाइलेज एक एंजाइम है और इसके ज़रिए स्टार्च ब्रोकन डाउन होता है इनटू सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज किस तरह से सेवरल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अब आप देखिए कि ये इस वक्त अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में ब्रोकन डाउन कर रहा है और ये डायग्रामेटिकली इसको यहाँ पे शो किया है और इन डायग्राम्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेबल किया है एज पी, क्यू, आर और एस। तो हमने यहाँ पे चूज करना है कि विच आर करेक्ट लेबल्स। तो अमाइलेज कौन सी चीज़ होगी? अमाइलेज जाहिर है कि एंजाइम है, तो एंजाइम ये इस तरह से कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, तो पी मस्ट बी द अमाइलेज। अब देखो अमाइलेज वाले कॉलम के अंदर जहां पर पी लिखा होगा वो आंसर हो सकता है। देखो पी आपको सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो याद रखें कि ये ए ही आंसर बन सकता है और कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस हो ना जिसमें यूँ कॉलम्स बने हुए हों, तो आप किसी एक कॉलम को पहले पिन पॉइंट कर लें, तो वहाँ से आंसर जो आपको बन रहा नज़र आएगा वही आंसर होगा। तो अब ए के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखो ए माल्टोज क्या चीज़ होगी? एस, तो एस मस्ट बी द माल्टोज। और ये आर क्या चीज़ होगी? आर ये रिमेनिंग पार्ट हो सकता है उसका। अच्छा, उसके बाद फिर देखो स्टार्च, तो स्टार्च ये लाजमी तौर पर क्यू है, तो स्टार्च क्यू है, माल्टोज एस है और इसी तरह से ये, क्योंकि माल्टोज आर क्यों नहीं है? आर इस वजह से नहीं है कि माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, क्योंकि देखो जब स्टार्च टूटेगा तो पहले एक माल्टोज निकलेगा फिर दूसरा माल्टोज, इस तरह से करके 1 बाय 1 स्टार्च टूट रहा है। तो स्टार्च का ये रिमेनिंग फ्रेगमेंट है, ये माल्टोज से लैदा हुआ। तो माल्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, माल्टोज एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू ये स्टार्च को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी रिप्रेजेंट्स द अमाइलेज। देयरफॉर द राइट आंसर शुड बी ए। ठीक है, इस तरह से हमने ये आंसर पिक किया। जी, तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। ये जो 2 मॉडल्स आपको बताएं, उनमें से पहला जो मॉडल है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या स्टेट करता है? इट वाज एक्चुअली फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय एमल फिशर। एमल फिशर ने 1894 के अंदर इसको प्रपोज किया था। तो 1894 में एमल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल में क्या आइडिया पेश किया? इसके मुताबिक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज डेफिनेट। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर है और शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। रिजिड है और साथ वो कंपैटिबल है, बिल्कुल हाईली कंपैटिबल और कॉम्प्लीमेंट्री है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री, अभी जैसे आपको वो पिछला क्वेश्चन दिखाया ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स आपने देखी थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेप ऐसी शेप होती हैं जो एक दूसरे को यूं एडजस्ट कर लें। हाँ जी, तो शेप ऑफ एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट होगी और डेफिनेट शेप रखती होगी, रिजिड स्ट्रक्चर होगी। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा है, आपको ये एंजाइम नजर आ रहा है और इसकी एक्टिव साइट की एक डेफिनेट शेप नजर आ रही है, बिल्कुल एक रिजिड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इसके ऊपर ये सबस्ट्रेट आप देखिए इसके साथ यूं कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप ऐसी शेप है जिसमें ये एक दूसरे के साथ यूं एडजस्ट हो रही हैं। जब ये देखो इसके साथ बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ये एक दूसरे के साथ यूं एडजस्ट हो जाती हैं। और आप देखिए कि इसमें मजीद करैक्टर क्या है कि अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट, क्योंकि ये रिजिड है ना एक्टिव साइट और डेफिनेट शेप रखती है, इस वजह से एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड कर सकता है, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड नहीं कर सकते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में याद रखो कि जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करने वाले एंजाइम्स हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, दे आर हाईली स्पेसिफिक। अभी हम बात कर रहे थे ना कि कुछ एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, तो वो दरअसल लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक जो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। और इन एंजाइम्स के हवाले से आप देखिए कि एक्टिव साइट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा।
एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। आपको जैसे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, जैसी शेप आपको पहले नजर आ रही है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन भी इसकी शेप वही है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी इसकी शेप वही है, कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा। तो एंजाइम जो इस तरह के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं और इन एंजाइम्स को इसी वजह से नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहा जाता है। और इन एंजाइम्स की जो स्पेसिफिसिटी है इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि एन एंजाइम व्हिच कैन कैटलाइज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इन विच इट कैटलाइजेज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो ये एंजाइम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी शो कर रहे हैं, ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये लॉक एंड की मॉडल का आपने आइडिया यहाँ पर गेस किया, तो इनकी ये जो स्पेसिफिसिटी थी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसको लॉक एंड की मॉडल क्यों कहते हैं। तो असल में देखो, लॉक एंड की मॉडल का आइडिया इस वजह से यहाँ पे लिया गया है कि जैसे एक लॉक के अंदर एक की इंसर्ट होती है ना, लॉक और उसके अंदर यूँ की इंसर्ट की जाती है, तो यहाँ पर देखो ये एंजाइम और इसके अंदर हम ये सबस्ट्रेट को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या बन गया, लाइक की, सबस्ट्रेट की के तौर पर बिहेव कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एंजाइम ये लॉक के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो ये आइडिया इस तरह से ये लॉक एंड की लिया गया है। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से भी बयान करते हैं कि इसको लॉक एंड की क्यों कह रहे हैं, वो इस वजह से कि जैसे की का स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड होता है ना, जैसे यहां पर कहा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजिड, उसकी एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड है, जैसे की जो है उसकी आपको ये आगे जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रिजिड नजर आता है और इस की के स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो इसी तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कुछ लोग इसको उलट बयान करते हैं, वो कहते हैं कि एंजाइम ये की के तौर पर बिहेव कर रहा है, एंजाइम की के तौर पर बिहेव कर रहा है, जैसे की में कोई चेंज नहीं आता, जब आप इसको लॉक में ऑपरेट करते हैं तो की में कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाल बता सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो वो कहते हैं कि की जो है वो एंजाइम है और जबकि लॉक दरअसल सबस्ट्रेट है। जैसे एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक को ओपन करती है और वो की किसी दूसरे लॉक में काम नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह से वो कहता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम, यानी एंजाइम को की कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, उसके अलावा किसी को और चेंज नहीं करेगा। तो कुछ लोगों का ख्याल इस तरह से है। अब सही कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो आप देखिए कि जो इस मॉडल का प्रपोजर है, यानी जिस शख्स ने ये मॉडल प्रपोज किया है, उसने जो आइडिया पेश किया है ना, वो ये है कि जैसे एक लॉक के अंदर की इंसर्ट होती है तो की सबस्ट्रेट होगा और लॉक जिसके अंदर वो इंसर्ट हो रही है तो वो दरअसल एंजाइम होगा। तो उसने दरअसल इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बयान किया था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको इस तरह से बयान करना शुरू कर दिया कि नहीं, जो एंजाइम है वो की है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है और सबस्ट्रेट लॉक है। तो अब हमने कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो ये कॉन्सेप्ट जो एमएल फिशर ने प्रपोज किया था आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट बेसिकली की होगा और एंजाइम लॉक के तौर पर बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर मिस्टेकनली अगरचे ये दूसरे वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। बहरहाल आपने ये जो कॉन्सेप्ट है जो बाकी बुक्स के अंदर भी गिवन है कि सबस्ट्रेट एक्ट एज की वेयर एज एंजाइम एक्ट एज लॉक, क्योंकि लॉक के अंदर इस तरह से की को हम इंसर्ट करते हैं तो की सबस्ट्रेट बन गया और लॉक एंजाइम बन गया जिसके अंदर ये सबस्ट्रेट को फिट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एक्टिव साइट किसके अंदर पाई जाती है, सबस्ट्रेट में या एंजाइम में, तो जाहिर है कि वो एंजाइम में। यानी एक्टिव साइट किस में मौजूद है, लॉक में या की में, तो वो लॉक में मौजूद है। की किसके लिए टर्म यूज की जा रही है, लॉक किसके लिए टर्म यूज की है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉक एंड की मॉडल, तो इस तरह की क्वेश्चंस यहाँ से इन कैरेक्टरिस्टिक से भी पूछे जा सकते हैं।
जैसे आप देखिए कि ये एंजाइम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, यूरिया और वाटर को कंबाइन करता है, यूरिएज, और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये कैसा एंजाइम है जो इस रिएक्शन के अलावा किसी और को कैटालाइज नहीं कर रहा। इसके अलावा सुक्रेज एंजाइम की एग्जांपल ले सकते हैं आप। ये वो एंजाइम है जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इन एन एंजाइम एक्शन वेयर इज द एक्टिव साइट एंड वेयर आर द लॉक एंड की। अब देखो एक्टिव साइट कहां पर होगी, एंजाइम में होगी या सबस्ट्रेट में, तो एंजाइम में। इस वजह से ऑन द सबस्ट्रेट वाले दोनों ऑप्शंस को आप रिजेक्ट कर दें, ए और बी रह गए। अब देखो इसमें की ऑन द सबस्ट्रेट है या ऑन द एंजाइम है, तो की जो है, की जिसको हम कह रहे हैं वो दरअसल सबस्ट्रेट है, की इज सबस्ट्रेट। और जबकि लॉक क्या चीज है, लॉक इज एंजाइम, लॉक एंजाइम को हम कह रहे हैं। तो देयरफॉर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो एमएल फिशर का कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग ये बी वाले ऑप्शन को पिक कर लेते हैं, लेकिन आपने वही एमएल फिशर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पर हम मजीद इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि स्टार्च इज डाइजेस्टेड टू माल्टोज बाय द एंजाइम अमाइलेज। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस which is the key and which is the lock। देखो जो अमाइलेज है, अमाइलेज एंजाइम है ना, तो ये चूंकि एंजाइम है तो एंजाइम हमने कहा था कि ये लॉक होना चाहिए, और जबकि माल्टोज इज द सबस्ट्रेट, ये क्या चीज है, सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट मस्ट बी द की। तो अब आप देखिए कि माल्टोज ये होना चाहिए की में, माल्टोज और जबकि स्टार्च इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, तो स्टार्च क्या है, ये सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट शुड बी द की। तो देखिए यहाँ पर स्टार्च जो कि सबस्ट्रेट है, ये कहाँ पर गिवन है, सी और डी में। यहाँ पर ये अमाइलेज, तो हम इन दोनों को रिजेक्ट कर देंगे, तो आंसर सी और डी में से कोई एक होगा। अब देखो लॉक क्या होना चाहिए, लॉक मस्ट बी द एंजाइम, तो एंजाइम अमाइलेज असल में एंजाइम है और माल्टोज तो प्रोडक्ट है, इस वजह से हम ये सी को पिक करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। तो इस तरह से भी आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। तो यानी हम सबस्ट्रेट को की कंसिडर करेंगे और जो एंजाइम होगा उसे लॉक कंसिडर करेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में ये वाला कॉन्सेप्ट पॉपुलर है। अगरचे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, लेकिन उसमें साथ फिर वो क्लैरिटी शो करनी पड़ती है कि भाई जिस तरह से एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर रखता है और की रिजिड है, तो फिर की क्या होना चाहिए, वो एंजाइम होना चाहिए। लेकिन वो कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहरहाल आप अब इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक और देखिए क्वेश्चन, उसमें ये कॉन्सेप्ट और वाज़ेह हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस विच इज द लॉक एंड विच इज द की फॉर द एंजाइम। देखो बेटे, इसमें लाइपेज के हवाले से ये बात हो रही है। लाइपेज एक एंजाइम है और इसका सबस्ट्रेट होता है लिपिड, लिपिड इज द सबस्ट्रेट। अब देखो जो सबस्ट्रेट होगा वो हमने कहा था कि की होगा, यानी लिपिड मस्ट बी द की, और जबकि लाइपेज जो कि एंजाइम है इट मस्ट बी द लॉक, ये लॉक होना चाहिए। तो अब देखो ये लिपिड कहाँ कहाँ पर गिवन है, तो लिपिड इज गिवन ओनली इन द डी ऑप्शन, बाकी जगहों पर लिपिड नहीं है, कीप इन योर माइंड। और जबकि लॉक में ये इसके अपोजिट देखो लाइपेज भी गिवन है, तो यहां पर भी आंसर क्या बन रहा है, डी। तो इस तरह से बेटे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो हो कि लॉक एंड की मॉडल में लॉक किस चीज़ को कह रहे हैं, की किसको कह रहे हैं, और इस मॉडल के मुताबिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि प्रोटीएज ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीएज अगेन एंजाइम है और एंजाइम जो होते हैं वो लॉक के तौर पर बिहेव करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है, प्रोटीन इज द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट मस्ट बी द की। तो यहाँ पर आप देखो लॉक में होना चाहिए एंजाइम, एंजाइम प्रोटीएज, तो बी और सी में से कोई आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो जो सबस्ट्रेट दिया हुआ है वो सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर मस्ट बी द सी। तो यूं आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी। एंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। वेयर इज द एक्टिव साइट एंड विच एक्ट्स एज लॉक और की। तो अब आप देखिए
एक्टिव साइट क्या चीज़ है और लॉक और की कहाँ है। तो देखो एक्टिव साइट जैसे अभी हमने जिक्र किया था एंजाइम के ऊपर होती हैं, ये दोनों ऑप्शन हम रिजेक्ट कर देंगे। और सबस्ट्रेट एक्ट एज अ की या फिर सबस्ट्रेट एक्ट एज अ लॉक, तो अभी हमने जिक्र किया सबस्ट्रेट जो होता है वो की होता है, तो देयरफॉर राइट आंसर इज ए। तो यूँ मुख्तलिफ तरह से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें कि विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू द लॉक इन की हाइपोथेसिस। अब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं लॉक इन की मॉडल की, उसके मुताबिक आप देखिए एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर कैटलिस्ट। ये क्या लॉक इन की के साथ इसका कोई ताल्लुक बन रहा है? नो। एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैन बी डैमेज बाय हाई पीएच वैल्यू, इसका ताल्लुक भी लॉक इन की मॉडल के साथ कोई नहीं है। एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैन बी डैमेज बाय हाई टेम्परेचर, नो। एंजाइम मॉलिक्यूल्स ईच हैव अ डिस्टिंक्ट शेप, तो ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल हर एक की डिस्टिंक्ट शेप है, ये बात रिलेट कर रही है लॉक इन की मॉडल से, क्योंकि लॉक इन की मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट की डिस्टिंक्ट शेप होती है। सो राइट आंसर मस्ट बी द डी। जी बेटा, तो अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के वाले से जो दूसरा मॉडल है उसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। द सेकेंड मॉडल इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल ये कोशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था। ये कंपैरेटिवली न्यू मॉडल है। अच्छा, अब देखो इस मॉडल की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। अभी हमने लॉक इन की मॉडल में कहा था कि एक्टिव साइट इज रिजिड, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपके माइंड में हो कि ये फ्लेक्सिबल है। और आप देखिए कि इसकी जो शेप है ना वो एग्जैक्टली कंपैटिबल नहीं है शेप ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ। यानी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री हम वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो हम यहां पर कहेंगे कि द एक्टिव साइट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। और ये जो शेप ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ ये मॉडिफाई करेगी, इट इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम। जैसे ही इसके साथ सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होगा तो ये चूंकि पूरी तरह से इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये अपने आप को मॉडिफाई करेगी और मॉडिफाई करके उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि उसके बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मॉडल की। और उसके बाद फिर मोर देन वन रिलेटेड सबस्ट्रेट्स कैन बी अटैच ऑन द एक्टिव साइड, क्योंकि भाई देखो इसमें पूरी तरह से वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड कर सकता है। हो सकता है कोई रिलेटेड सबस्ट्रेट्स वहाँ पर बाइंड करें और इस तरह से वो एंजाइम एक से ज़्यादा रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो सकता है। अभी हमने जितने भी ऐसे एंजाइम्स की बात की ना जो एक से ज़्यादा रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे थे, वो सभी एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एज द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द एक्टिव साइट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। देखो ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्टिव साइट में ये चेंज आएगा, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन एक्टिव साइट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी ये। तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं उनको रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहा जाता है। एलोस्टेरिक एंजाइम, अभी हम ये एलोस्टेरिक के हवाले से आगे चलकर एक बात डिस्कस करेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन में, वहाँ पर इस तरह के एंजाइम्स का आपको जिक्र दोबारा मिलेगा। तो ये रेगुलेटरी एंजाइम्स यानी इनकी एक्टिविटी रेगुलेट की जा सकती है एक फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, लेकिन वो जो लॉक इन की मॉडल वाले एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी रेगुलेट नहीं होती। तो इनकी जो स्पेसिसिटी है उसको भी हम एब्सोल्यूट स्पेसिसिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप इसके अलावा अमाइलेज की एग्जांपल ले सकते हैं। अमाइलेज जो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये ना सिर्फ अमाइलोज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बल्कि अमाइलोपेक्टिन को भी डाइजेस्ट करता है, इवन ग्लाइकोजन को भी ये डाइजेस्ट कर सकता है। हालांकि ये तीनों अलग अलग सबस्ट्रेट्स हैं बट दे आर रिलेटेड सबस्ट्रेट्स। तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं विच हैव स्लाइटली लेस स्पेसिसिटी। तो आपने यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लॉक इन की मॉडल के साथ कंपैरिजन में भी देख ली और इसके साथ साथ यहाँ पर ये आइडिया आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मॉडल्स में से ट्रू मॉडल कौन सा है, एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पर बास बच्ची ये समझते हैं कि शायद ये जो बाद वाला मॉडल है ये एक्सेप्टेबल है और वो जो पुराना मॉडल है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं बेटा, ये भी एक गलत फहमी है। देखो कुछ एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं
और कुछ एंजाइम्स अभी उनका एविडेंस आपको मैंने दिया है वो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करें। तो इस तरह से दोनों मॉडल्स एक्सेप्टेबल हैं, दोनों मॉडल्स को फॉलो करने वाले एंजाइम्स मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ये मॉडल थोड़ा सा जदीद है, यानी पहले के लोग सिर्फ ये समझते हैं कि सारे एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक बिहेव करते हैं, लेकिन बाद में ये आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो ये लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो फिर ये इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों को फॉलो करने वाले एंजाइम्स मौजूद हैं दुनिया में, ठीक है। अच्छा, अब आखिर में हम कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई हैं। तो अब देखो, एक क्वेश्चन है, हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब सारी कहानी को समझने के बाद अब हम इस बात का आंसर दे सकते हैं कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं। by bringing the reacting molecules into precise orientation, या by increasing the rate of reaction, rate of random collision of the molecules, या by shifting the point of equilibrium, या फिर by supplying the energy required to start off the reaction। मेरे ख्याल में अब ये बहुत आसान हो गया है। इस सारे डिस्कशन के बाद हम इजीली पिक कर सकते हैं कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह से देखिए कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंजाइम्स। तो बेटा ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर डी नेचर एट टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि देर आर सर्टेन एंजाइम्स दैट कैन टॉलरेट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से ये तमाम एंजाइम्स के बारे में ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अगर यहाँ पर ह्यूमन एंजाइम्स के बारे में बात होती तो हम मान लेते हैं। अच्छा, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। बिल्कुल, जो एक्टिवेशन एनर्जी उसका अमाउंट ही रिड्यूस करती है, ये बात दुरुस्त लग रही है। दे कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर। जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा सारे एंजाइम ये ब्रेक डाउन ही कॉज करें, कोई फॉर्मेशन भी तो कर सकता है। तो दे हैव एक्टिव साइट विच कैन बाइंड ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये भी बात अगर लॉक इन की मॉडल वाले एंजाइम की होती तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये तमाम एंजाइम्स की बात हो रही है तो इस वजह से इसको भी नहीं। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ना, ये देखो ये बिल्कुल ट्रू है कि दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये तमाम एंजाइम्स के मुतालिक कॉमन करैक्टर है जी। तो इस तरह से ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे अपने अख्तिताम को पहुँचा। तो आज के लेक्चर में हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर पॉइंट आउट किए थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिया है। तो इस इंशाल्लाह फिर हम इससे अगले लेक्चर के अंदर इस एंजाइम वाले यूनिट के जो बकाया कंटेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को शामिल करेंगे अपने डिस्कशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.